गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या थी हमारे पास? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फर्स्टली हमने क्या कहा था? चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस एन यू। यानी चार्ज क्या होता है हमारे पास? चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमारा क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये पढ़ा कि हम चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2E। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस 2E एंड Q इज इक्वल टू माइनस 2E। अब प्लस और माइनस क्या शो कर रहे हैं? प्लस शो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, माइनस क्या शो कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर मैं ये बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पे होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और हम यहाँ पर शो कर रहे हैं नेगेटिव से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या है? नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन का हम किससे शो कर देंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, पॉजिटिव से। तो अब मैंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कर दो आप हमारे पास कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉर्मली 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो एक कूलम में हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे। तो ये हमारे पास एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थी, जिसमें हमने ये पूछा कि एक कूलम में कितना चार्ज होता है। ये आपका एक छोटा सा इंडेक्स का भी क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी कि एक प्रॉब्लम ले लो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ले लो कि हमारे पास दो इस तरीके से मेटेलिक स्फीयर है, आपस में कनेक्ट है। ये A है और ये क्या हमारे पास B है। क्लियर है? ये A है और ये हमारे पास क्या है? B है। नाउ अब ये हमारे पास है इंसुलेटिंग स्ट्रैंड। नीचे जो है ये इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है। इंसुलेटिंग स्ट्रैंड क्या होगा कि ऑब्वियसली इसको जो हमारी ग्राउंड है और ये जो स्फीयर है, ठीक है, इंसुलेटिंग स्ट्रैंड क्या करेगा? इस स्फीयर को ग्राउंड से इंसुलेट कर देगा। दैट मीन्स कोई भी चार्ज ग्राउंड में फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसके पास एक चार्ज रोड लेकर आई, अभी ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। नाउ ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी। अगर मैं इसके ऊपर एक ग्लास रोड लेकर आती हूँ, और ग्लास रोड आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, ग्लास रोड को अगर मैं सिल्क के साथ रब करूं तो क्या हो जाएगी? इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज रोड। तो अब मैंने ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ क्या किया? रब किया और उसको पॉजिटिवली चार्ज रोड बना दिया। नाउ अब मैं इस ग्लास रोड को लेकर आ रही हूँ और इसके ऊपर सारे पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा? ठीक है, जैसे मैं इस ग्लास रोड को इसके पास लेकर आऊंगी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा? यहाँ पर ये भी क्या हो जाएंगे? यहाँ पर भी चार्ज राइज होगा।
इस साइड हमारे पास क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और इस साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये एक दूसरे के कंबाइंड है, तो ये पूरा एक सिस्टम की तरह काम करेगा, एक कंप्लीट सिस्टम की तरह। वही अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, यानी इनको अलग अलग कर दूं, ठीक है, मान लो एक हमारे पास ये होगी इंसुलेटिंग स्ट्रैंड और एक ये होगी, ये ए और ये बी। अब क्या होगा, अगर मैं इसको लेकर आती हूँ, इस ग्लास रोड को लेकर आती हूँ जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब हम क्या देखेंगे, या नेगेटिव राइज हो गया या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका उधर चला जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब चाहे ये ग्लास रोड दूर चली जाए, ठीक है, ये नेक्स्ट था जब हमने इनको, ये एक कंबाइंड है तो ये पूरा सिस्टम की तरह काम करेगा। अब ये दो स्फीयर ना होके एक होगा, इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, ठीक है, तो ये एक पूरा सिस्टम हो गया, इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने इनको दूर दूर कर दिया तो क्या होगा, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसी पॉजिटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। अब अगर मैंने ग्लास रोड को इससे दूर ले ली, नाउ मैंने इस ग्लास रोड को इससे दूर कर दिया, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये एज इट इज रहेंगी। अगर मैं ग्लास रोड को इससे दूर भी लेकर जाऊंगी ना, तब भी हमारे पास यही का यही सिस्टम एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज कहीं पर भी फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसुलेटिंग स्टैंड है और ये आपस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं फोर्स के साथ, और ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है, इनका चार्ज एज इट इज रहेगा, यू के यू मेंटेन रहेंगे अगर मैं ग्लास रोड को भी दूर कर देती हूँ। लेकिन क्या हो कि इसको मैंने और ज्यादा दूर कर दिया, यहाँ ले आई, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इंसुलेटिंग स्ट्रैंड फिर भी। अब क्या होगा, क्या यही सरफेस नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, नहीं। अब इनके बीच में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि ये एज इट इज एक दूसरे से बंधे रहे, यानी एक दूसरे से बाउंड रहे। अब वो स्टेज चलेगी क्योंकि बहुत दूर है, सेपरेटेड फार फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो इस केस में यहाँ जो लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अब आपकी क्या हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, नेगलिजिबल इफेक्ट है, तो इसकी वजह से ये एक दूसरे से अब बाउंड नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि ये एक न्यूट्रल बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो सरफेस है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज मेंटेन नहीं रहेगा और राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन नहीं रहेगा। ये जो चार्ज है अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बिकम्स न्यूट्रल बॉडी। तो क्लियर हुआ, इस पूरे सिनेरियो में हमने क्या देखा है कि देयर इज टू मेटेलिक स्फीयर, अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। अगर मैं वहां पर ग्लास रोड को उसके पास में लेकर जाती हूँ, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है, यानी कि वो एक चार्ज ग्लास रोड है, तो क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, उसकी वजह से हमारे पास ये सिनेरियो हो जाएगा। नाउ इसको अगर मैं थोड़ा सा सेपरेट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, बाउंड करने पे ये एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म और ये एक पूरा सिस्टम बन जाएगा। अब मैंने ग्लास रोड को इनसे दूर लेगी, ग्लास रोड को दूर लेगी तो ये एज इट इज रहेंगी, इनका चार्ज भी एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर मैं इन्हीं मेटेलिक स्फीयर को एक दूसरे से काफी दूर ले जाऊंगी तो वो दोनों के दोनों अब चार्ज बॉडी ना बनकर फिर से न्यूट्रल बॉडी बन जाएंगे।
तो इसमें हमने एक चीज देखी, ठीक है, इस पूरे में ये जो प्रॉब्लम करवाने का जो मेरा मेन मोटो था वो ये चीज समझाने का था कि जो हमारा आपकी प्रॉपर्टी में शायद सेकंड या थर्ड पॉइंट भी है लिखा हुआ कि हमारे पास जो चार्ज बॉडी है, अभी मैंने बोला कि चार्ज बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल करती है अनदर चार्ज बॉडी को। पॉइंट क्लियर है? चार्ज बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल करती है अनदर चार्ज बॉडी को, अनदर चार्ज बॉडी को। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्या हो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरी साइड के एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई चार्ज उनके बीच में नहीं है, तो क्या होगा? चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर अनचार्ज बॉडी। टॉपिक क्लियर है आपका? चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज। मैंने अट्रैक्ट का अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि रिपेल नहीं करती है, हमेशा क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। ओके, मान लिया कि ये हमारे पास Q है और Q मान लिया +2E है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज बॉडी है अपनी। मान लो कि ये हमारे पास दूसरी बॉडी है, ये A थी और ये क्या थी? B। अब इसमें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मैं यहाँ पर कूलम्ब फोर्स लगाऊं कि Q1 Q2/r², तो बच्चा क्या देखेगा कि चलो एक में तो +2E है लेकिन दूसरे में तो 0 है, तो वो कहेगा मैम फोर्स है 0 है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि वो इसका मतलब ना ही वो अट्रैक्ट करेगा ना ही वो रिपेल करेगा, वहाँ कोई फोर्स ही नहीं लग रही है क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 0 आ चुका है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको इस तरीके से नहीं करना, ये एक रॉन्ग मेथड है। आपको किस तरीके से करना है इसका एग्जांपल लेती हूँ मैं। आपने कभी देखा है कि आपके हाथ में एक छोटा एक बैलून है, ठीक है, और आपने उस बैलून को दीवार पे लगाया तो क्या होगा? बैलून चिपकेगा? नहीं। लेकिन अगर उस बैलून को मैंने अच्छे से रब किया है, ठीक है, क्लॉथ से करो चाहे अपने हाथों से करो, उसको मैंने अच्छे से रब किया है, रब करने के बाद अगर मैं उसको दीवार पे लगाती हूँ तो क्या होगा? वो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के लिए वो उस पे चिपका रहेगा। तो उसका रीजन क्या था कि जब मैंने उसके ऊपर रब नहीं किया या मैंने उसको एज इट इज रखा है तो वो नहीं चिपक रहा है, लेकिन रब करने के बाद बैलून को वो कुछ टाइम के लिए दीवार पे चिपक जाता है। तो उसका रीजन क्या है? इसी टॉपिक में हम इस चीज की बात करेंगे कि उसका रीजन क्या है। यहाँ पर मैंने एक वही इसी का एग्जांपल लिया है, ठीक है, बैलून और वॉल का। इसका एग्जांपल लिया है बैलून और वॉल का एग्जांपल लिया मैंने। इसको मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर देती हूँ। Charge body attracts another uncharged body। ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल किसका ले रही थी? एक बैलून का एग्जांपल ले रही थी एंड मैं किसका ले रही थी? वॉल का ले रही थी। ठीक है, नाउ अब ये हमारे पास एक वॉल है। अब वॉल जो है ऑब्वियसली वो न्यूट्रल है,
ये जो हमारी वॉल है वो क्या है, जो ये वॉल है ये क्या है कि न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी है तो दैट मीन्स इस पे नेगेटिव पॉजिटिव जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, कहीं पर भी नेगेटिव पॉजिटिव आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, अगर मैं एक बैलून को लेकर आती हूँ, यहाँ एक बैलून को लेकर आ रही हूँ। पहले ये बैलून हमारे पास क्या था, न्यूट्रल था, तो इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ गए। बट रब करने के बाद मैंने लेट माना आफ्टर रबिंग कि ये जो बैलून है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो हमारा बैलून है वो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। इसका मतलब ये चार्ज बॉडी है और ये एक अनचार्ज बॉडी है। तो आपका टॉपिक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर अनचार्ज बॉडी। तो आप इसको कैसे समझोगे, आप ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या लगाई है, कूलम्ब्स फोर्स लगाई है। तो कूलम्ब फोर्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। Q1 हमारे पास ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने इसको बोल दिया +12E। क्लियर है। अब क्या होगा, जैसे मैं इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, आप जैसे लास्ट वाला एग्जांपल में जाना, ग्लास रोड और मेटेलिक स्फीयर वाला, क्या होगा, जैसे मैं इस ग्लास बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेकर आऊंगी, ठीक है, जैसे इस बैलून को इसके कांटेक्ट में लेकर आऊंगी तो यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो सारे के सारे दीवार के लेफ्ट वाली साइड पर आ जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे ऑब्वियसली इसके अंदर तो खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो अब उसकी साइड पे इंड्यूस्ड हो चुके हैं, उसकी सरफेस पे इंड्यूस्ड हो चुके हैं। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे उधर चले गए। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो दोनों इक्वल है, ठीक है, यहाँ कम ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। अब क्या होगा कि ड्यू टू बैलून को इसके कांटेक्ट में लाने से या पॉजिटिव चार्ज है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो इस सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो अदर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास कुछ इस टाइप से सिनेरियो बनकर आता है। नाउ अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। मैंने इस डिस्टेंस को, बैलून से इस डिस्टेंस को क्या मान लिया है, आर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आर ए मान लिया है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको आर ए मान लिया है। और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको आर आर मान लिया है। पॉइंट क्लियर है आपका। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, मान लो कि लेट हमारे पास ये कितने हो गए, 10 मान लेते हैं, ये Q2 कितना आ जाएगा, -10E, तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा, +10E। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हम कूलम्ब फोर्स लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके बीच में लगाने वाली हूँ, इसको मैंने दिखा दिया है अट्रैक्शन FA। या हम क्या देखेंगे, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो K मैंने एज इट इज रखा, Q1 मेरे पास क्या था, +12E, Q2 मेरे पास कितना था, -10E डिवाइडेड बाय RA का स्क्वायर। क्लियर है। नाउ इसी तरीके से मैंने रिपल्सिव फोर्स को लिखा है K, Q1 की वैल्यू इसमें भी क्या रहेगी, +12E, लेकिन यहाँ क्या रहेगी, +10E, R का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर।
तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, एफ ए हमारे पास आ जाते हैं माइनस के 120 ई का स्क्वायर आर ए का स्क्वायर, और रिपल्सिव फोर्स क्या आ जाती है प्लस के, या हम प्लस 120 के ई का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब देखो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या शो कर रहे हैं, फोर्स का नेचर शो कर रहे हैं। नेगेटिव अट्रैक्टिव नेचर को शो कर रहा है, पॉजिटिव रिपल्सिव नेचर को शो कर रहा है। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिफरेंस किस में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, आपने डिफरेंस में क्या देखा, यहाँ पर क्या डिफरेंस देखा है, आर ए और आर में किसका हमारे पास बड़ा है, आर ए से ज्यादा ग्रेटर है। ये जो हमारा रिपल्सिव का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा ग्रेटर है कंपैरेटिवली टू आर ए का स्क्वायर। तो दैट मीन्स अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो दे आर मच ग्रेटर देन आर ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं कि देखो ये वैल्यू हमारे पास कि जो फोर्स है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर है। इसका मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, ये मोर होगी, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, लेस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर स्क्वायर ये मोर है, ये आपकी क्या है, मोर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ये कम थी तो ये क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यहाँ से हमने इजीली कंपेयर करके ये देख लिया कि एफ ए ग्रेटर देन एफ आर। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो दोनों है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। बट जो बैलून है वो अट्रैक्ट होता है, रिपेल नहीं होता है। ठीक है, या मैं बोलूं चार्ज बॉडी एक अनदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लग तो दोनों ही फोर्स नहीं है, दोनों फोर्स प्रेजेंट है, बट magnitude of attractive force is much greater than the magnitude of repulsive force. This is why, yeah, this is the reason why a charged body attracts another uncharged body. आप ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी का एग्जांपल लेकर देख लेना, उसमें भी आपको सेम सिनेरियो मिलेगा। लास्ट रिजल्ट वही मिलेगा कि जो फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ या जो मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छे से करना, जो भी कमेंट्स हो उसको डाउट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।